नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा ले रहे हैं सेना के जवान, 5 जवान शहीद। कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस का जमकर चुनाव प्रचार। मोदी ने कहा, कांग्रेस की शॉर्टकट राजनीति से देश को नुकसान। और अहमदाबाद में एनए कंस्ट्रक्शन को चुकाने पड़े करोड़ों रुपए, ग्राहक सुरक्षा ने दिलवाया करोड़ों का मुआवजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह तक 2 जवानों की शहादत की खबर थी, लेकिन घायल हुए 3 और जवानों की भी मौत हो गई है। एक अन्य जवान घायल भी है। ये एनकाउंटर कई घंटों से चल रहा है। ये सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ था। सूत्रों ने बताया कि सेना ने 2 से 3 आतंकवादियों को इस इलाके में घेर रखा है। ये वही आतंकी हैं जो पूंछ में सेना के ट्रक पर अटैक में शामिल थे। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। इसी दौरान आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, जिसमें आर्मी जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी राजौरी पहुंच गए हैं, जहां एनकाउंटर जारी है। राजौरी में एनकाउंटर गोवा के पणजी में चल रही एससीओ मीटिंग से पहले शुरू हुआ। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के कुछ ही मिनटों के बाद जयशंकर ने भुट्टो के सामने कहा, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्मी ने इस पर बताया कि ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी में कांडी के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। यहां सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। आतंकवादी एक गुफा के भीतर छुपे हुए थे। जिस इलाके में आतंकवादी छिपे हैं वहां काफी पेड़ पौधे और पहाड़ियां हैं। सेना ने बताया कि एनकाउंटर में शहीद होने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। संभावना है कि मुठभेड़ में कुछ आतंकवादी भी मारे गए हैं। राजौरी में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे इस राज्य के बेटे हैं और उन्हें उसी तरह समर्थन दिया जाना चाहिए जैसे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। गुजरात में पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते थे कि वे गुजरात के भूमिपुत्र हैं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ की मिट्टी का बेटा हूं। ये मेरा जन्म स्थान है। मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि ये मेरा जिला है। मैं यहाँ से 50 साल से चुना गया हूँ। ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। भाइयों और बहनों, मैं आपका बेटा हूं। अरे भाई, आप बेटे होंगे, कम से कम बेटा कमा के अपने जिले को, अपने स्टेट को तो कुछ देना ना। अगर वो देंगे नहीं, सिर्फ बोलते रहेंगे मैं आपका बेटा हूं, फिर वो बेटा किस काम का जो उसको खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, मजबूत नहीं करता, तो क्या काम का है। और मोदी जी यही अपने गुजरात में कहे, मैं भूमिपुत्र हूं, इस धरती का बेटा हूं, इसीलिए मुझे वोट दो। उन्होंने गुजरात में मांगा था। मैं गुजरात गया था, कम से कम 20-25 हमारे असेंबली सेगमेंट में घूमा था। उन्होंने यही कहते थे हर जगह, गुजरात की इज्जत रखो, गुजरात का पुत्र, भूमिपुत्र ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को वोट दे के आप चुनो बोल के बोले। मैं वही बोलता हूं। मैं गुलबर्गे वाला हूं, मैं कर्नाटक वाला हूं, मैं भी भूमिपुत्र हूं। मैं तो आकाश से टपक के यहां नहीं आया। मैं तो यही जमीन से पैदा हो गया हूं, यही मिट्टी से पैदा हो गया हूं, यही मिट्टी में घूम रहा हूं। 53 साल तुम्हारी सेवा में जो कुछ भी होता है मैं करते फिर रहा हूं। तो मैं बेटा नहीं क्या कर्नाटक का? अगर तुमको वो हक है पूछने का, तो मुझे आपसे भी ज्यादा हक
कर्नाटक के वोटरों को, कर्नाटक के मां बहनों को पूछने का। अब जिस जगह जाते हो उसके बेटे बनते हो। गुजरात गए, मैं गुजरात का बेटा। गुलबर्गा आए, मैं गुलबर्गे का बेटा। बंजारा कॉन्फ्रेंस में गए, मैं तुम्हारा एक बेटा दिल्ली में हूं बोल रहे। अरे वोटों के लिए कितना झूठ बोलते हैं, लोगों को क्यों गुमराह करते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की शॉर्टकट राजनीति पर निशाना साधते हुए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार में वोट मांगे। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है, इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरी रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एनए कंस्ट्रक्शन के सैकड़ों ग्राहकों को ग्राहक सुरक्षा द्वारा 12 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिलवाया गया है। अहमदाबाद के सैकड़ों ग्राहकों ने कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ग्राहक तकरार निवारण कमीशन में घर खरीदने के लिए दिए गए पैसे वापस लेने की शिकायत की गई थी। इस मामले शिकायतकर्ता ग्राहकों को 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिलवाया गया है। એને કન્સ્ટ્રક્શનમાંથી 2012માં અમે પૈસા ભર્યા હતા અને પછી કોઈ કારણસર એ લોકોએ અમને મકાનનું ને ના થયું એટલે અમારી પૈસા ડૂબી ગયા હતા, કેટલે ધક્કા ખાતા ના મળ્યું। પછી અમારો મુકેશ પરીખ સાથે અમારી મુલાકાત થઈ, જે ગ્રાહક સુરક્ષા પગલાં સમિતિના પ્રમુખ છે, અને એમના થ્રુ અમને સુખદ અંત આવ્યો। અમારા પૈસા જે અમે ભરેલા એ અમને પરત મળ્યા। મેં એને કન્સ્ટ્રક્શનમાં 2,11,000 ભર્યા હતા, પણ અમે
એમાં પૈસા અમને આપ્યા નહીં, અમને મકાને ના આપ્યું કે પૈસાય ના આપ્યા. અમે બે વર્ષ અમે 12 વર્ષ સુધી હાઈકોર્ટમાં લડ્યા, 2 વખત અમે કેસ જીતી ગયા તોય અમને પૈસા આપ્યા નહીં. પછી અમે મુકેશભાઈ ગ્રાહક સુરક્ષાના પ્રમુખ છે એમના સંકલ્પમાં આવ્યા, પછી એમને અમને સુખદ રૂપે પૈસા અપાયા. અમારી જે રકમ નીકળતી હતી એ અમને મળી ગઈ છે અને અમને સંતોષ છે. એને કન્સ્ટ્રક્શનના વિક્ટીમ 400 થી વધુ ગ્રાહકોએ નામદાર અમદાવાદ ગ્રામ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. મકાન ખરીદવા ₹2,61,000 ની રકમ જમા કરાવી હતી. આ રકમ પરત મેળવવા અમે કાનૂની સંઘર્ષ કર્યો અને આખરે સુખદ સમાધાન થયું અને પ્રત્યેક ગ્રાહકને જેમની જમા રકમ હતી એ 2,61,000, કોઈ કેસમાં 2.5 લાખ અને અનેક ગ્રાહકોએ 10,11,000 ની રકમ જમા કરાવી હતી. એ બધાને જમા રકમ પરત કરવામાં અદ્ભુત સફળતા મળી છે. ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો હતો અને આ રકમ પરત નહીં મળે, પરંતુ આજે 500 થી વધુ ગ્રાહકોને 12 કરોડથી વધુની મોટી રકમ અપાવવામાં ગ્રાહક સુરક્ષા અને પગલા સમિતિને સફળતા મળી છે. ભવિષ્યમાં આવી ગ્રાહકો કન્ઝ્યુમર સાથે છેતરપિંડી ન થાય એના માટે શું પગલાં લેવા જોઈએ? રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક જાગૃતિ અભિયાન સતત ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે તો રેરાનો ક્રાંતિકારી કાયદો અમલમાં આવ્યો છે. રેરા ઓથોરિટીના નિયમો સખત છે. બિલ્ડરોની મનમાની અને મનસ્વિતા પર અંકુશ આવી ગયો છે અને હજુ પણ અનેક ફરાર બિલ્ડરો ગ્રાહકોની કરોડો રૂપિયાની મોટી રકમ લઈને ભાગી ગયા છે. એ બધાને અમે આ રકમ પરત અપાવવા માટે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. અનેક કિસ્સામાં ગ્રાહકો જજમેન્ટ અમે જીતી ગયા છે કેસ, પરંતુ રકમ પરત નથી પડતી. સ્ટર્લિન ગ્રીનવુડ છે, ઇન્ડિયા ગ્રીન રિયલ્ટી છે, મિહિર દેસાઈ બહુ જાણીતા બિલ્ડર છે સ્તવન પરિસરના, એમના 20 થી વધુ કસ્ટમરોને અમે 30-32 લાખ રૂપિયાનો રકમ જીતી ગયા છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આ બિલ્ડરો ફરાર છે, ભાગી ગયા છે અને હુકમનો અમલ નહીં થઈ શકતો. એ માટે આગામી સમયમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી, ડીજીપી અને સીપીને મેમોરેન્ડમ આપીશું કે નાસ્તા ભાગતા ફરતા લબાડ બદમાશ અને બેભાગુ બિલ્ડરોને પકડો, એમની મિલકતો જપ્ત કરો, તો જ આ છેતરાયેલા ગ્રાહકોને ન્યાય મળશે. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ ऐसी रही कि पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में बिलावल भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हर रूप में लड़ना और उसे हर हाल में रोकना होगा। सीमा पार आतंकवाद को भी रोकना जरूरी है। आतंकवाद से लड़ाई एससीओ के वास्तविक लक्ष्यों में से एक है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। इस दौरान जयशंकर ने नमस्ते किया तो बिलावल ने भी हाथ जोड़े। पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। गुरुवार को फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा की थी। पाकिस्तान के साथ भारत की कोई बातचीत इस दौरान नहीं हो रही है। द केरला स्टोरी पर लगातार हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं और उन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वहीं प्रोड्यूसर ने दलील दी कि ये फिल्म 32,000 नहीं 3 महिलाओं की कहानी है। हाईकोर्ट ने कहा केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा जैसी वह है। फिल्म एक कथा है, न कि इतिहास। समाज में संप्रदायवाद और संघर्ष कैसे पैदा करेगी? सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा ये कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक भगवान है। हमारा देश नागरिकों को अपने धर्म और भगवान पर विश्वास करने का अधिकार देता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था। कोर्ट ने कहा ISIS जैसे संगठनों के बारे में कई फिल्में पहले भी आ चुकी हैं। पहले भी कई फिल्मों में हिंदू सन्यासियों और ईसाई पादरियों को तस्कर दिखाया जा चुका है।
बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, क्या आपने ये सब फिक्शन के रूप में देखा है? खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी के तट में अवैध रूप से डेब्रिस डालकर वडोदरा शहर में बाढ़ को आमंत्रित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस नेता अमीरावत ने आवाज उठाई है। गुजरात के वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी बहती है, जो किसी जमाने में वडोदरा की शान मानी जाती थी, लेकिन अब ये नदी कम और गंदा नाला ज्यादा लगती है, जिसकी वजह है वडोदरा में शासन करने वाली पार्टी, वडोदरा के बिल्डर्स और इस पर आवाज नहीं उठाने वाले वडोदरा के जनप्रतिनिधि। विश्वामित्री नदी के तट में अवैध रूप से कई बिल्डर्स द्वारा अपनी साइड का कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे नदी बढ़ती चली जा रही है और जब थोड़ी सी बारिश होती है वडोदरा शहर पानी में डूब जाता है। ऐसे में आज कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमीरावत ने इस मामले पर फिर एक बार आवाज उठाई है। यहाँ आप देख रहे हो हजारों ट्रक्स यहाँ पर डेब्री डाला हुआ है। कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि इसको रोका नहीं है। एक बाजू तो कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी बातें करती है, टीम वडोदरा के अंतर्गत सिंपोजियम में डिस्कशंस होता है कि विश्वामित्री को कैसे रिवाइव किया जाए। दूसरी तरफ आज सुबह से मैंने 5-6 गाड़ी तो यहाँ पर ट्रक डंप होते हुए मैंने खुद देखी है और आप देख सकते हो यहाँ हजारों ट्रक डेब्री डंप किया हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये कॉरपोरेशन की बेसिक जिम्मेदारी थी। इसकी वजह से अपस्ट्रीम में जो फ्लडिंग होगा इसके लिए कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे भी आजू बाजू हर जगह पे यहाँ पर लोकल फ्लडिंग के इश्यूज़ है। जब यहाँ पर इतना सारा डेब्री डल गया है तो यहाँ पर पहले पानी भरता था, अभी वहाँ पर डेब्री भर दिया है तो ये पानी जाएगा कहाँ? आजू बाजू के घरों में जाएगा। इसके लिए कॉरपोरेशन जिम्मेदार रहेगा ये फ्लडिंग के लिए। एक तरफ कॉरपोरेशन ने सर्वे करवाया है 40 स्पॉटों पे कितना डेब्रीज है, 25 मीटर्स तक की गहराई में
वहाँ पर डेब्रीज है रेवाइन में, तब यहाँ पे नया डंप बन रहा है। कितने लोगों से जो यहाँ डंप करते थे हमने उनसे इंक्वायरी की तो कोई लोग डाल के जा रहे, इसलिए हम भी डाल रहे। इसके पीछे क्या नियत है, किसने डालना शुरू करवाया, क्यों कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, बीएमसी क्यों इसके बारे में चिंतित नहीं है, ये सब क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तब हम इसके बारे में अभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स में लिखेंगे, एनजीटी में भी लिखेंगे और इसको तुरंत बंद करवाना चाहिए। गुजरात आम आदमी पार्टी ने रविवार को होने वाली तलाटी की परीक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसमें 9512040404 पर कॉल कर परीक्षार्थियों की सहायता की जाएगी। આવનારા સમયમાં એટલે કે તારીખ 7/5/2023ના રોજ તલાટી કમ મંત્રી જેની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। આ પરીક્ષા આમ જોવા જઈએ તો 6 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી આ 7મા વર્ષે લેવાય છે, તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આમ જોવા જઈએ તો આશરે 9 લાખ આસપાસ વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેઓ આ પરીક્ષા આપવાના છે। કદાચ ધારો કે ક્યાંક ગેરરીતિ થાય છે અને કોઈના ધ્યાનમાં આવે છે તો એને ક્યાં પહોંચાડવું, કોની સમક્ષ પહોંચાડવું, એના માટે આમ આદમી પાર્ટી આજે એક હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કરે છે। આપ સૌ મિત્રોને એક વિનંતી કરું છું કે જો ગુજરાતના કોઈપણ સમયે કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ થઈ હોય, આપના ધ્યાનમાં આવ્યું હોય અને આપને એવું વિશ્વાસ હોય કે આમ આદમી પાર્ટી સાથે રજૂઆત કરીશું તો અમને ચોક્કસ ન્યાય મળશે, તો તમે આ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। 9512040404 આ નંબર એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં થતી ગેરરીતિ એના વિશે આપણને કોઈ પણ માહિતી હોય, આપણી પાસે નક્કર પુરાવા હોય તો એ પુરાવા આ નંબર ઉપર આપ વોટ્સઅપ કરી શકો છો અને અમને જણાવી શકો છો। અલગ અલગ જિલ્લામાં જેમ કે સુરતમાં મહેન્દ્રભાઈ નાવડિયા દ્વારા આ વ્યવસ્થાની જવાબદારી લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 99241 99913। અમદાવાદમાં મિર્ઝા સાહેબ દ્વારા આ વ્યવસ્થાની આગેવાની લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 99740 14216। પછી રવિભાઈ બોરડા છે અમદાવાદમાં, એમનો નંબર છે 97243 43530। વડોદરામાં સચિનભાઈ મેકવાણ દ્વારા આગેવાની લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 99241 99913। પાટણમાં બાબુજી ઠાકોર દ્વારા આ વ્યવસ્થાની આગેવાની લેવામાં આવી છે, જેમનો નંબર છે 9687 42 29 43। પરબતસિંહ એ પણ પાટણમાં જવાબદાર વ્યક્તિ છે, એમને પણ જવાબદારી સ્વીકારી છે, એમનો નંબર છે 97 27 85 0130। ગાંધીનગરમાં અરુણભાઈ પટેલ દ્વારા જવાબદારી લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 76 000 15 127। લાલભાઈ એમનો નંબર છે 98 2 48 18 7 51। આ ઉપરાંત પુષ્પકભાઈ પટેલ 91 062 088 70। મહેસાણામાં જયદેવસિંહ ચાવડા દ્વારા આગેવાની લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 99 099 11 048। બનાસકાંઠામાં રાહુલભાઈ ઠક્કર દ્વારા જવાબદારી લેવામાં આવી છે, એમનો નંબર છે 777 888 34 006। આવી રીતે ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં દરેક સેન્ટર ઉપર શક્ય બને ત્યાં સુધી આમ આદમી પાર્ટીના જરૂર કરશે। આ દરેક વિદ્યાર્થી માટેની જે વ્યવસ્થાનો ભાગરૂપે જે પણ ડિટેલ છે એ આમ आदमी पार्टी ना दरेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकवामा आवशे। कुदरत का कहर झेल रहे गुजरात के किसानों को सरकार ने वित्तीय सहायता देकर किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की कोशिश की है। गुजरात सरकार ने मार्च में राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने इस पर कहा कि प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत पैकेज को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमति दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस विशेष पैकेज के तहत दी जाने वाली सहायता को अब तक की सबसे बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि राहत पैकेज की घोषणा 13 प्रभावित जिलों राजकोट, जूनागढ़, बनासकांठा, अरवली, तापी, पाटण, साबरकांठा, सूरत, कच्छ, अमरेली, जामनगर, भावनगर और अहमदाबाद में नुकसान का आकलन करने के बाद की गई थी। इस पैकेज के तहत जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता भी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि गेहूं, चना, सरसों, केला और पपीता जैसी फसलों के लिए किसानों को SDRF से 13,500 रुपए और राज्य सरकार से 9,500 रुपए प्रति हेक्टर की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर प्रत्येक किसान को 23,000 रुपए प्रति हेक्टर की सहायता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिकतम सीमा 2 हेक्टर होगी। गुजरात के वडोदरा के रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले इलाकों की समस्याओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वडोदरा में कुछ दिनों पहले टीम वडोदरा बैनर के अंतर्गत वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक हुई थी, जिसमें वडोदरा की कई समस्याओं पर चर्चा हुई थी।
इस मौके पर वडोदरा की राजमाता समेत कई लोगों ने अलग अलग दिक्कतों को सुलझाने पर जोर दिया। वडोदरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल वडोदरा की समस्याओं को सुलझाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी के तहत रावपुरा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने गाजरावाड़ी इलाके में रूपारेल कांस और रामनाथ तालाब का दौरा कर समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बाजवाड़ा इलाके में पुरानी ऑक्ट्रॉय ऑफिस की जगह पर नया एपीएस बनाने पर अधिकारियों से चर्चा भी की। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में बारिश में भारी जलभराव होता है, उसे सुलझाने के लिए ये पहल की जा रही है। वॉर्ड नंबर 14 में जे 2-4 महत्वना प्रश्नों છે એમાં એક વરસાદી ગટરનો પ્રશ્ન છે। રૂપારેલ કાચ જે આપણે બધા જાણીએ છીએ સૌથી મોટી કાચ છે વડોદરાની, તેમાં લગભગ 1 કિલોમીટર જેટલો જે વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 14 માં આવે છે જેના સ્લેબ તોડીને આરસીસી સ્લેબ તોડીને અને શક્ય થાય ત્યાં નાના મોટા દબાણો દૂર કરીને એક કાચની સફાઈ કરવાનો વિષય હતો। સાથે સાથે આ વિસ્તારના અને વાડી વિસ્તારના લગભગ બધા જ લોકો આવે જ્યારે વાડી સ્મશાનમાં જ્યારે જતા હોય છે ત્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા એના પણ આધુનિકરણ કરવા માટેનો જે પ્રોજેક્ટ બજેટમાં હાથ ધરવામાં આવે છે તેના માટેની ચર્ચા કરી હતી। સાથે સાથે બાજુમાં જે તલાવ છે એ તલાવમાં સુશોભન કેવી રીતે કરી શકાય એની આખી એક ચર્ચા થઈ હતી। અને ત્યારબાદ આ વિસ્તારમાં જે પાણીનો ભરાવો થાય છે વરસાદના ટાઈમે અને જે ડ્રેનેજની સમસ્યા છે તેને દૂર કરવા માટે વોર્ડ નંબર 14માં જે એપીએસ બનાવવાનું બજેટમાં સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું, તો તે જગ્યા જોવા માટે આજે સ્થાનિક તમામ નેતાઓ સાથે આવ્યા હતા। આ જે મકાન આપ જોઈ રહ્યા છો જે જૂની ઓક્ટ્રોય શાખા છે એ જગ્યા પર કદાચ એની ફિઝિબિલિટી ચેક કરીને ત્યાં એપીએસ નવું આવે, જેના કારણે ખાડુપુરા વિસ્તારનું જે એપીએસ છે તે જે ઘણું જૂનું થઈ ગયું છે અને તેની કેપેસિટી એટલે કેપેસિટી કરતાં ત્યાંનો ફ્લો વધારે થવાના કારણે ત્યાં પાણીનો ભરાવો થાય છે અને ડ્રેનેજની પણ સમય દૂર કરવા માટે આ સંયુक्त રીતે કેવી રીતે કરી શકાય તેની ચર્ચા થઈ હતી। सरकार कॉरपोरेशन और प्रशासन की शय से गुजरात के वडोदरा में बिल्डर धड़ल्ले से ऐसे निर्माण कर रहे हैं जो सैकड़ों लोगों की जान पर खतरा साबित हो सकते हैं। गुजरात का वडोदरा शहर लगातार डेवलप हो रहा है। विकास के नाम पर यहाँ सुविधाएं तो नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन इमारतें जरूर बढ़ती जा रही हैं और इन इमारतों के निर्माण में ताक पर रख दिए जाते हैं सरकारी नियम कानून। कुछ ऐसा ही माजरा इन दिनों सयाजीगंज इलाके के जामवाड़ी में देखा जा रहा है, जहाँ जेतलपुर ब्रिज उतरते ही K10 इंडेक्स इमारत का भव्य निर्माण हो रहा है। इमारत तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ काफी गहरा गड्ढा खोदकर रख दिया गया है और बिल्कुल बगल में ही जामवाड़ी की झोपड़पट्टी तोड़कर बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास हैं, जहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं। बारिश में वैसे ही ये इलाका पानी में डूब जाता है और ऐसे में K10 इंडेक्स के बिल्डर द्वारा किया गया गड्ढा यहाँ के लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। यहाँ बिल्डर ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर लोहे के पतरे भी लगाए हैं, वे भी कल मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाओं में उड़ गए। यहाँ से रोजाना वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में लोहे के ये पतरे तेज हवाओं और बारिश के बीच वाहन चालकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल यही उठता है कि क्या बिल्डर ने यहाँ सारे सरकारी नियमों का पालन किया है, क्योंकि वैसे ही ये इलाका विश्वामित्री नदी के किनारे है। विश्वामित्री नदी की बाढ़ वडोदरा शहर के लोगों के लिए हमेशा ही माथे की शिकन बनी रहती है। ऐसे में बिल्डर ने क्या कोई मिलीभगत से इस बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया है या फिर अपने आप ही इतनी जमीन खुद के कंस्ट्रक्शन में ले ली है? उसकी तफ्तीश कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग विभाग को जरूर करनी चाहिए। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और पवार के ही अध्यक्ष बने रहने का ऐलान किया है। एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी की आज शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में लिए गए निर्णय पर जानकारी दी। वहीं पवार के इस्तीफे के विरोध में मुंबई में एनसीपी कार्यालय के बाहर एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह का प्रयास भी किया। इससे पहले एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने बताया कि बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया और उनका फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। पवार पहले ही कह चुके हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी उन्हें वो मंजूर होगा। पवार ने 2 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। ऐलान के बाद से ही इस्तीफे का विरोध जारी रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी गुरुवार को पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही दोनों ने सुप्रिया सुले को फोन किया और कहा था कि वो पवार को समझाए। ऐसे में आखिरकार एनसीपी भी कांग्रेस की राह पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में भी
पार्टी अध्यक्ष बदलने में सालों लग गए और अब एनसीपी का भी कुछ यही हाल है। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा एक बार फिर से एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले नागरिकों को 1 महीने के लिए रियायत देने की योजना शुरू की गई है। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा 2 साल से बकाया और एडवांस टैक्स भरने वाले नागरिकों को रियायत देने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 560 करोड़ रुपए की इनकम कॉर्पोरेशन को हुई थी। कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर से वर्ष 2023-2024 के लिए इस योजना को अमल में लाया है, जिसमें एडवांस टैक्स भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों को रियायत की घोषणा की गई है। वडोदरा महानगरपालिका કોર્પોરેશનના અંતર્ગત શહેરના નગરજનોને એક રિબેટ યોજના છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલુ જ રહી છે અને આ વર્ષે પણ પાછલાની વાત કરું તો કોરોના સમયગાળામાં લોકોને આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સહયોગી બની શકાય એ સ્થિતિમાં હાલમાં આ વર્ષે 2023-24ના 6 મેથી 5 જૂન સુધી આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકાશે, જેમાં ખાસ કરીને 10% જે રિબેટ યોજના છે એ રહેણાંક વિસ્તાર માટે અને 5% રિબેટ યોજના બિન રહેણાંક માટે 1 મહિના દરમિયાન જે પણ દુકાનદારો અથવા ઘર માલિકો છે એ આ પોતાના આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે। આમાં જે પણ લોકો હાલમાં આવનાર વર્ષ માટેની જે વેરો ભરવા ઈચ્છે છે એ લોકો માટે આ યોજનાનો અમલ થશે। वडोदरा में नमाज पढ़ने गए घर मालिक के घर में चोरी की घटना घटी है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के फतेहगंज इलाके के सदर बाजार में नवयुग स्कूल के सामने चोरों ने घर को निशाना बनाया। घर मालिक नमाज पढ़ने गए हुए थे, उस दौरान इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मारा तो एक बनाव बनी जो चोरीनो सवारे 4:40 હું ઘરથી બહાર નીકળ્યો। 3 અજાણા માણસે મારા ઘરનું બહારથી તાળો તોડીને અંદરથી કબાટ તોડીને કબાટમાંથી 7 તોલું સોનું અને 1/2 કિલો જેવી ચાંદી ચોરાવીને લઈ ગયા છે। કોઈ રોકડ રકમ ગઈ નથી અને મારા ઘરની અંદર એ ટાઈમ પર મારા ફાધર, મારી છોકરી, મારો છોકરો, મારી વાઈફ બધા બીજા રૂમમાં સૂઈ રહ્યા હતા અને એક્ઝેક્ટલી એ બાજુમાં એટલા બાજુમાં છે કે કોઈ અવાજ પણ કરે તો અવાજ આવી જાય, પણ કેવી રીતે એ લોકોએ તોડ્યું, કેવી રીતે બધું કાઢ્યું, બધું દાગીના નીચે ફેંક્યા અને એ લોકો લઈને ભાગી ગયા, સમજ ના પડી। હું 10 જ મિનિટમાં રિટર્ન આવ્યો એટલે હું નમાજ પડવા નીકળેલો, પણ પ્રેશર આવવાથી હું પાછો આવ્યો તો જોયું કે ભાઈ મારા ઘરની બહાર 2 જણા ઊભેલા છે। તો એ 2 છોકરાઓ જે હતા આપણે ઓળખીતા હતા, એક પાછળ ભરવાડભાઈ હતો અને એક બીજો એક છોકરો હતો। તો એમને મને બૂમ પાડીને કીધું કે ભાઈ સૌથી પહેલાં તમે ઘરમાં જુઓ કે ભાઈ તમારા ઘરમાં કંઈ થયું છે, કેમ કે 3 જણા અંદરથી ભાગ્યા। અંદર આવીને જ્યારે મેં જોયું તો ભાઈ આખી પરિસ્થિતિ પલટાયેલી હતી, મારા બંને કબાટ ખુલેલા હતા, તૂટેલા હતા, દાગીના નીચે પડ્યા હતા, એવું બધું એ લોકો લઈને નાસી ચૂક્યા અને હું એમની પાછળ ભાગ્યો પણ એ કોઈ નજરમાં આવ્યું નહીં, કેમ કે હું 3-4 મિનિટ મોડો થઈ ગયો એમના નીકળતા પહેલાં। મારું સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનથી આ નિવેદન છે કે ભાઈ તમે પેટ્રોલિંગનો જે માદા છે તમારી પેટ્રોલિંગની માદા બઢાવો, કેમ કે આ ફતેહગંજ વિસ્તારની અંદર આ પહેલી નથી, આ મારા લગભગ સુધી મારા તઈની તો 5મી-6ઠી ઘટના છે, કેમ કે રમજાન માસથી આ લોકો અહીંયા ફરી રહ્યા છે અને રેગ્યુલરલી આવે છે, રેગ્યુલરલી 3 જણા અહીંયા ફરે છે। લોકોએ જોયું છે, વાઘરણોએ જોયું છે, વાઘરણોનું પણ એવું કહેવાનું છે કે ભાઈ અહીંયા આ લોકો આવે છે, બહુ ફાસ્ટ ગાડી ચલાવે છે, અમારી પાછળ પણ ભાગે છે, પણ આની અંદર કંઈ પોલીસને તંત્રને એવું છે કે ભાઈ આપણે એને જોઈશું, કરીશું, પણ મારું કહેવાનું મતલબ એવું કે રાતે જે દુકાનો ચાલુ રહે છે, જે દુકાનો ચાના ગલ્લાઓ ચાલુ રહે છે, એમને ધંધા ઉપર આસ્પેક્ટ નથી, પણ એ લોકોને એવી રીતે સ્ટેન્ડ મળે છે, જગ્યા ઊભું રહેવાનું, ટાઈમ કાઢવાનું, જ્યારે એ લોકોનો ટાઈમ થઈ જાય પરફેક્ટ કે 4 થી 5નો ગાળો, એ ટાઈમ પર એ લોકો આવીને કામ કરીને જતા રહે છે। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका ने पुष्पांजलि अर्पण की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने शादी के बाद अपने नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा का त्याग कर दिया था। संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए वो दिव्य ज्ञान की खोज में जंगल चले गए थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में बुद्धि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। आज भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर वडोदरा के जुबली बाग में स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर कॉरपोरेशन द्वारा माल्यार्पण कर भगवान बुद्ध को नमन किया गया। भगवान बुद्ध का नाम और भगवान बुद्ध का जो कार्य है, उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। पहला आर्य सत्य ये है कि दुखों को स्वीकारना चाहिए। दूसरा आर्य सत्य है दुख किसके लिए है वो जान लेना चाहिए। तीसरा आर्य सत्य ये है दुख किसके लिए हुआ है
उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। और चौथा आर्य सत्य है, दुख का निवारण कैसे करे, ऐसे 4 आर्य सत्य की उन्होंने बात की। आज बुद्ध जयंती, सभी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं सभी को इसकी शुभकामनाएं दे रही हूँ। साथ ही गौतम बुद्ध के जो प्रीचिंग्स थे, उनको जीवन जीने के जो तरीके के बारे में लोगों को बताया था, उनके जो प्रीचिंग्स है उससे प्रेरणा ले तो सबका जीवन सुखमय और शांतिमय निकल होता है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है जो खुद को प्रेम करता है वो पूरी दुनिया को प्रेम करता है। इससे बड़ी कोई प्रेम का संदेश नहीं हो सकता। आज फिर से सबको बुद्ध जयंती की खूब खूब शुभकामनाएं। गुजरात के वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की फाइनेंस फैकल्टी के मास्टर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के पूरे साल की मेहनत का एनुअल एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया है। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की फाइनेंस फैकल्टी में आर्टिस्ट तैयार होते हैं। यहाँ मास्टर करने वाले लास्ट ईयर के छात्रों द्वारा बनाई गई विभिन्न कृतियों का एनुअल डिस्प्ले आयोजित किया गया है। छात्रों ने पूरे साल मेहनत कर इस अद्भुत एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जिसमें तरह तरह के कलर्स का इस्तेमाल कर बनाए गए चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। MSU 2023 का फाइनल डिस्प्ले अभी है, तो एनुअल डिस्प्ले करके हमारा शो है जो हमने लास्ट ईयर बैचलर और मास्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें पेंटिंग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर डिपार्टमेंट, अप्लाइड, ग्राफिक्स 4-5 डिपार्टमेंट है, जहाँ का सबका फाइनल एक डिस्प्ले वर्क का डिस्प्ले हुआ है। हाँ, सबके बहुत सारे पेंटिंग्स है, बट सबने अपने पर्सनली जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर सबने काम किया है। खास करके पेंटिंग में नेचर का सब्जेक्ट है, स्पॉट्स है, किसी का पर्सनल एब्स्ट्रैक्शन होता है वो है, तो ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत सारा काम। ऑयल कलर्स है, एक्रेलिक्स है, फिर स्कल्पचर में वुड है, सिरामिक्स है, तो ग्राफिक्स में जाओ तो टेक्निकल थिंग्स होता है, तो उसमें लिथोग्राफ्स होता है, एचिंग्स होता है, तो ये सब टेक्निकली भी किया हुआ है, सबने अलग अलग किया। भक्त कवि नरसिंह मेहता को कौन नहीं जानता, वे परम कृष्ण भक्त थे। हर साल वैशाखी पूनम को उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है और उनके योगदान को याद किया जाता है। नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ के गुजरात में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता की बेटी नानी बाई का मायरा भी भरा था। आज नरसिंह मेहता की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी कारेलीबाग में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नरसिंह मेहता की कृष्ण भक्ति और नरसिंह मेहता द्वारा साहित्य में दिए गए योगदान को याद किया गया। भक्त कवि नरसिंह मेहता की आज जन्म जयंती है। उनके उपलब्ध में वडोदरा महानगर पालिका के उप महापौर और सभी की उपस्थिति में और जो संस्था है उसको जो यहाँ प्रस्थापित किया था प्रतिमा, वो सब बड़ी संख्या में उनका जो उक्ति है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रहे, उनको हम हर साल हर दिन हर पल याद करके समाज जीवन में एक कुदरती आपत्ति के टाइम, पृथ्वी आपत्ति के टाइम भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक करने के लिए भी ये उक्ति जिस प्रकार से एक लोगों के हित में यादगार रही है, वो आज के जन्मदिन के अवसर पे हम याद करके पुष्पांजलि की है। गुजरात के वर्णामा में आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साह से शिरकत की। अखिल भारतीय सेवा दल और वडोदरा जिला समाज कल्याण मंडल के संयुक्त तत्वाधान से गुजरात स्थापना दिवस की स्मृति में वर्णामा में आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष कुंजूबेन शाह और प्रफुल्ल अंटाला उपस्थित रहे। इस मौके पर संस्था के लिए अहम भूमिका निभा रहे कांतिलाल पटेल का सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सेवा दल के जिला अध्यक्ष हेमंत पटेल, शिक्षक विनोद परमार, मंत्री प्रज्ञा परमार, इटोला के पूर्व सरपंच रमेश भाई समेत के लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस बाल मेले का 70 से ज्यादा बच्चों ने आनंद लेते हुए विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों को पपेट शो के जरिए कहानी, गीत, खेलकूद जैसी गतिविधियां कराई गईं।
गुजराती फिल्म वेलकम पूर्णिमा 12 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसका भावनगर में प्रमोशन किया गया। रील सुपरस्टार हितेन कुमार की फिल्म वेलकम पूर्णिमा बनकर तैयार है और 12 मई को वेलकम पूर्णिमा रिलीज हो रही है। इन दिनों फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई है। इसी के तहत भावनगर के राजपुरा में खोडियार माताजी के दर्शन कर प्रमोशन की शुरुआत की गई। प्रमोशन के दौरान फिल्म के मुख्य कलाकार हितेन कुमार, हेमसेवक, मानसी रोज, आमिनी जोशी, डायरेक्टर रुचिर जोशी ने फिल्म के बारे में वीएनएम टीवी से बात की। ये एक हॉरर कॉमेडी सस्पेंस मूवी है जो हर किसी को पसंद आ सकती है। ધુઆધારમાં ઇન્સ્પેક્ટર વાઘ બન્યો હતો અને લોકોને ખૂબ ગમ્યો હતો. રાડોમાં ચીફ મિનિસ્ટર બન્યો છું, એ પણ લોકોએ ખૂબ પ્રેમ આપ્યો. આગંતુકમાં હું સુરત તરફનો એક એવો ઈસમ બન્યો છું જે તમને આશ્ચર્યના આંચકા આપે. વશમાં હું વિલન થઈને આવ્યો છું જે લોકોને ખૂબ જ સરપ્રાઇઝ થયું છે અને બહુ મજાની સુપરહિટ ફિલ્મ રહી છે, લોકોને ખૂબ ગમી છે. એક કરતાં વધારે વખત લોકોએ જોઈ છે અને હવે વેલકમ પૂર્ણિમા લઈને આવી રહ્યો છું જે કોમેડીમાં હિતેન કુમાર તમને એક નવા જ રોલમાં જોવા મળશે, હિમ્મતલાલ અંધારિયાના રોલમાં. એટલે એક કલાકાર તરીકે મારે બધા જ રંગો લોકોની સમક્ષ લાવવા છે અને નસીબદાર છું કે ઈશ્વર મને એ પ્રકારના રોલ આપી રહ્યા છે ને એને જેટલું સરસ રીતે ન્યાય આપી શકું એના પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. વેલકમ પૂર્ણિમા 12મી મેના રિલીઝ થવાની છે અને બહુ જ એન્ટરટેનિંગ ફિલ્મ છે. ફેમિલી સાથે જોઈ શકાય આ ફિલ્મ. અને કોમેડી છે, હોરર છે. આઈ થિંક કોમેડી હોરર આજે જોનર છે ગુજરાતીમાં આની પહેલાં બહુ આવ્યું નથી, તો એક યુનિક ફિલ્મ લઈને અમે આવી રહ્યા છે વેલકમ પૂર્ણિમા અને 12મી મેના આવી રહી છે અને પ્લીઝ ગો વોચ ઇટ ઇન થિયેટર્સ વિથ યોર ફેમિલી. આ ફિલ્મ એવી છે ને કે એવો કોઈ જ સીન નથી કે આ ફિલ્મમાં મને નથી ગમ્યો, ટુ બી વેરી 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 ઓનેસ્ટ. એટલે રિશિલ જોશી જે છે ડિરેક્ટર, એને જ્યારે મને સ્ક્રિપ્ટ સંભળાવી એ સાંભળીને જ એક તો હોરર જોનર પણ છે થોડું, મારે એકદમ ફાટી જાય છે. તો વી સાંભળીને જ આવશે કે માય ગોડ આ કરવાનું છે. તો જે સાંભળીને સ્ટોરી સાંભળીને જેટલી ડર લાગી રહી હતી મને કે યુ નો ઇટ્સ સો હોરર એન્ડ ઇટ્સ સો સ્કેરી, એ મને જ્યારે અમે પરફોર્મ કરી રહ્યા હતા એટલી જ મજા આવી. તો અગર આ ફિલ્મ જોશો તમે બહુ બધા શેડ્સ જોશો. મારું કેરેક્ટરનું નામ છે કથા, તો કથાના બહુ બધા શેડ્સ જોશો અને મને બધા શેડ્સ પ્લે કરવાની બહુ જ મજા આવી. મેમ વેલકમ પૂર્ણિમાની અંદર આ પૂર્ણિમા છે એ કોણ છે? બહુ જ મોટું સસ્પેન્સ છે. જ્યારથી ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે ત્યારથી અમને બધા પૂછી રહ્યા છે. એક નાની હિન્ટ આપું છું કે હું કદાચ પૂર્ણિમા છું પણ કદાચ નહીં પણ. મેં જે કીધું એ જે વાક્ય છે એનો અર્થ જાણવા માટે તમારે આખી ફિલ્મ જોવી પડશે અને તમે ત્યારે સમજ આવશે કે મેં વાક્ય આ કેમ કીધું હતું. નમસ્કાર, હું હિતેન કુમાર. આજે ભાવનગરના આંગણે ભાવનગરના મિત્રોની માટે એક નવો ફૂટડો હીરો લઈને આવ્યો છું. વેલકમ પૂર્ણિમામાં મારા દીકરાનો જે રોલ કરી રહ્યો છે એ યુવાનીઓ, એ જુવાન જેનું નામ છે હેમસેવક, તમારા આશીર્વાદ માટે લઈને આવ્યો છું. માતાજીના આશીર્વાદની સાથે તમારા આશીર્વાદની પણ ખૂબ જ જરૂર છે. વેલકમ પૂર્ણિમા એની પ્રથમ ફિલ્મ છે હીરો તરીકે. આ છે મારો હેમસેવક, મારો દીકરો વેલકમ પૂર્ણિમાનો. અને ઓવર ટુ હેમ નાવ. હેલો ભાવનગર, કેમ છો? મને બહુ ખુશી થાય છે તમને એમ જણાવતા કે અમે ભાવનગર આવ્યા છીએ અમારી ફિલ્મ વેલકમ પૂર્ણિમાને પ્રમોટ કરવા માટે, જે 12th મેના રિલીઝ થઈ રહી છે. ભાવનગર વી નીડ યોર સપોર્ટ, કારણ કે પીપલ હિયર અહીંયા બહુ મોટું ફિલ્મ કલ્ચર છે જે અમારા જેવા જે યુનિક કોન્સેપ્ટ અમે જે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એમને સપોર્ટ કરીએ છીએ. સો આઈ એમ વેરી હેપી કે આપણે ભાવનગર સૌથી પહેલાં આવ્યા છીએ because it's a prime location for us as well. ડાયલોગ તો ઘણા છે પણ એક ડાયલોગ છે પપ્પા સાથે, જેમ પપ્પા મને કહે છે કે તારે હવે મેનેજ કરવા પડશે, આમ બહુ લાંબુ એક સરસ, બહુ જ સરસ સીન છે. એનો એક જ વર્ડમાં રિપ્લાય આપું છું કે હમણાં મારું મન નથી. સૌથી સારું ટેગલાઇન બની ગઈ છે. યુગ અંધારિયા મારા કેરેક્ટરનું નામ છે. युग अंधारियानी सिग्नेचर लाइन हो तो ये कि हमारा मारू मन. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.